गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर स्टार्ट किया था। अब फ्रेंड्स आज हम लोगों को वही चैप्टर अभी आगे कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। चलो थोड़ा सा याद करो। तो पहले हमने इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था। इंडिविजुअल जो है वो या तो रेसिडेंट हो सकता है या फिर वो डिपेंड किस पे करता है, बेसिक कंडीशंस। अगर एक बार इंडिविजुअल रेसिडेंट बन गया तो ही कैन बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट और ही कैन बी बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अच्छा, अब वो किस पे डिपेंड करेगा? एडिशनल कंडीशंस पे। कितनी बेसिक कंडीशंस थी? फर्स्ट बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर 182 days or more during the year. If suppose आप 182 days नहीं रहते हो in India, then second basic condition 60 days in current year and in preceding 4 years 365 days or more. दोनों में से एक satisfy हो गई, you are resident. उसके बाद एडिशनल कंडीशंस। टोटल देर आर 2 एडिशनल कंडीशंस। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट आउट ऑफ प्रीसीडिंग 10 years. एंड सेकेंड एडिशनल कंडीशन, इन प्रीसीडिंग 7 years योर स्टे शुड बी 730 days और मोर। आया याद आप लोगों को? अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यू आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अदरवाइज यू आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था विथ स्पेशल प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। स्पेशल प्रोविजन के अंदर हमने पढ़ा था पहला, इंडियन सिटीजन हु इज फॉर द पर्पस ऑफ, second, Indian citizen leaving India as a crew member of an Indian ship. Indian citizen or person of Indian origin coming to India for visit. अब उसका total income check करो. If it is less than or equal to 15, total income excluding foreign source income. If it is less than or equal to 15 lakhs, basic condition B, ए सेटिस्फाई हुआ तो रेसिडेंट, नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट। और उसके बाद यू चेक एडिशनल कंडीशंस। फिर उसके बाद अगर आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर देन, तो बेसिक कंडीशन ए 182 डेज वो तो एप्लीकेबल है ही, प्लस बेसिक कंडीशन बी 120 डेज एंड 365 डेज वो भी एप्लीकेबल है। फर्स्ट सेटिस्फाई हुआ तो एडिशनल चेक करना पड़ेगा, सेकेंड हुआ तो डायरेक्टली RBNOR। फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट पार्ट, वो इंडियन सिटीजन है और वो नॉन रेसिडेंट बन चुका है, उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज लेस देन मोर देन 15 लाख एंड उसको कोई दूसरी कंट्री या टेरिटरी में टैक्स, तो वो केस में RBNOR। फिर उसके बाद जिस दिन आप इंडिया में आए और जिस दिन आप इंडिया से, दोनों दिन कहां पे हो आप? बट सिर्फ क्रू मेंबर्स के केस में आउटसाइड इंडिया। फिर उसके बाद आपका ये जितना भी स्टे होना चाहिए वो कंटिन्यूअस हो, वो जरूरी नहीं है। रहना इंडिया में है विच इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, दैट इज अप टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है या तो वो पर्सन खुद या फिर उसके आर बोर्न इन अनडिवाइडेड ग्रैंड पेरेंट्स में मैटरनल और दोनों में से कोई भी चलेगा, दैट इज दादा दादी या नाना नानी। और लास्ट में आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसका कोई कनेक्शन नहीं है विद सिटीजनशिप। आप इंडियन सिटीजन हो, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कैन बी RNOR, इट कैन बी RBNOR और इट कैन बी NR ऑल्सो। एक फॉरेन सिटीजन का भी रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, तो इंडिविजुअल में हम पहले क्या चेक करेंगे? बेसिक कंडीशन तो आएगी नहीं ना 182 डेज और सब,
तो क्या चेक करेंगे, सॉरी HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस में होली और पार्टली इन इंडिया, तो रेसिडेंट, होली नॉन रेसिडेंट। और उसके बाद हम चेक करेंगे कर्ता ने अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की तो R&OR, नहीं किया तो कंपनीज के केस में अगर इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी यू विल चेक पोयम इंडिया में है तो, पोयम आउटसाइड इंडिया है तो, एंड लास्ट में कोई भी अदर पर्सन दैट इज फर्म, लोकल अथॉरिटी, AJP और सब, तो उधर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया, होली आउटसाइड इंडिया, नॉन रेसिडेंट। अब फ्रेंड्स उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद स्कोप ऑफ इनकम, जिसमें एक टेबल बनाया था जिसमें 4 पॉइंट्स थे। पहला इंडियन इनकम था और 3 फॉरेन इनकम्स थी, R&OR, RBNOR एंड NR। इंडियन इनकम्स, इफ इनकम इज अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू और दोनों में से कोई भी एक चीज, कहने से सामने क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सेकंड से फॉरेन इनकम स्टार्ट हुई थी, सेकंड में था इनकम अंडर दी हेड, बिजनेस कहां पे है, अक्रू कहां हो रही है, रिसीव कहां हो रही है, एंड कंट्रोल कहां से है, इंडिया से, क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3, बिजनेस कहां पे है, अक्रू, कंट्रोल, रिसीव, सामने, एंड फोर्थ पॉइंट में इनकम 4 हेड से आ रही है, सैलरी, अक्रू, रिसीव, क्या हो जाएगा। फिर हमने देखा था कि इनकम अक्रू इंडिया में कब होगी, तो उसका एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 9। पहला पॉइंट था, याद करो, असेट, प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट विच इज सिचुएटेड इन। थर्ड, salaries for services rendered in India or rest period in India। फिर फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉई रेंडरिंग सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 9 इज, मैंने आप सबको लोन दिया है, यू आर अ रेसिडेंट पर्सन, आप मुझे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यू स्टार्टेड कोचिंग क्लासेस इन इंडिया, कोचिंग क्लासेस आउटसाइड इंडिया, रेस्टोरेंट इन इंडिया, रेस्टोरेंट आउटसाइड इंडिया, डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, डिबेंचर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। अब मैंने आपको लोन दिया, यू आर अ नॉन रेसिडेंट पर्सन, यू स्टार्टेड बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एनी अदर इनकम इन इंडिया, एनी अदर इनकम आउटसाइड इंडिया। अब कहने से यही चार्ट रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए भी था, बस उसमें जो रेसिडेंट का प्रोविजन है, नॉन रेसिडेंट का, दोनों सेम। फिर डिविडेंड अगर आप लोगों को मिल रहा है आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडियन कंपनी, एंड लास्ट, वहां पे भी सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। एंड लास्ट, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, जिसमें मैंने आपको 5 चीजें याद रखने बोली थी जो बिजनेस कनेक्शन। पहला चीज याद करो, in case of a business where all the operations are not carried out in India. Second, purchase of goods in India for export, सिर्फ एक्सपोर्ट करके लेके जा रहे हो, इसका रीजन था there is no value addition. फिर collection of news and views in India for transmission out of India. फिर उसके बाद shooting of cinematograph films in India, and last up display of rough diamonds in special notified zones. याद आया? लास्ट पॉइंट वाज एप्लीकेबल ओनली टू फॉरेन कंपनीज। फिर हमने स्टार्ट किया था हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, जिसमें हमने पहला सेक्शन पढ़ा था 22। क्या था वो? कितनी कंडीशंस थी उसमें? अगर ये तीनों कंडीशन क्या हो जाएगी तो ही आपको टैक्स लगेगा अंडर दी हेड। अगर कोई एक आध कंडीशन सेटिस्फाई, टैक्स तो बट कोई दूसरे हेड्स में लगेगा।
पहला कंडीशन था प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड अपर्टिनेंट। अपर्टिनेंट का मतलब अगर आपको बिल्डिंग से रेंट आ रहा है कहने से वो टैक्सेबल हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपको रेंट आ रहा है फ्रॉम लैंड विच इज अटैच टू बिल्डिंग तो भी कहने से हाउस प्रॉपर्टी। बट अगर आपको सिर्फ एक प्लॉट है और उससे रेंट आ रहा है तो अदर सोर्सेस में जाएगा। सेकेंड कंडीशन, आप प्रॉपर्टी के क्या होने चाहिए? ओनर। अब मैं अगर प्रॉपर्टी का ओनर हूं और मैंने आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी, वही प्रॉपर्टी आपने किसी और को भाड़े पे दी, सबलेटिंग, आपकी इनकम कहां जाएगी? आपकी अदर सोर्स में जाएगी। मेरी कहां जाएगी? क्योंकि मैं ओनर हूं, आप ओनर नहीं हो। एंड लास्ट, ओनर शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर ये तीन कंडीशंस क्या हो जाती हैं तो ही टैक्स लगेगा अंडर हाउस प्रॉपर्टी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैंने एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, मुझे भाड़ा मिल रहा है, क्या यही हेड में टैक्स लगेगा? कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है तो भी यही हेड में टैक्स लगेगा। चाहे आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दो या आप कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दो, आपको टैक्स जो है वो यही हेड के अंदर लगेगा। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो अब ध्यान देना, अब जो आज का लेक्चर है अपना, उसमें अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 23, कंप्यूटेशनल प्रोविजन। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर जो है उसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, जिसमें से आज का लेक्चर अपना जाएगा एक ही चीज के ऊपर, सेक्शन नंबर 23। अब थोड़ा सा ध्यान देना, नेक्स्ट 1.5 आवर सेक्शन 23 ही चलने वाला है। सो थोड़ा सा आपका साइड से ध्यान ज्यादा चाहिए। इसमें सारे पॉइंट्स जो आप देखने जा रहे हो कहीं पे भी आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो बराबर से लॉजिकली सब चीजें समझना। अब देखो यहां पे पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी का, आपको यह समझ गया कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आना कब है, सेक्शन देख लिया। अच्छा, और एक चीज मैं भूल जाऊं, अपन ने सेक्शन 22 में और एक चीज डिस्कस की थी कि आपको रेंट पे टैक्स लगेगा ऑन ड्यू बेसिस। मतलब जिस ईयर में रेंट क्या हो गई, ड्यू, कहने से उस ईयर में आपको क्या लग जाएगा, टैक्स। तो वो चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर के अंदर हमें आना कब है ये तो हम देख चुके चार्जिंग सेक्शन के अंदर। बट अब क्या करेंगे, ये चैप्टर में चलो आ गए, तो अब ये चैप्टर में प्रॉपर्टी को है ना, प्रॉपर्टी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। या तो प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी होगी, या तो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी। मतलब क्या, या तो आप प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हो, खुद रह रहे हो मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, एंड या तो आपने प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, मतलब किसी को रेंट पे दिया है। अब मैं आपको प्रोविजंस जो है ना वो एक्सप्लेन करूंगा कि लेट आउट प्रॉपर्टी में अपने को क्या करना है। पहले अपन पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। एक बार लेट आउट प्रॉपर्टी खत्म हुआ ना, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का प्रोविजन विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सो जो भी अपना मेन डिस्कशन है अभी, दैट इज इन रिलेशन टू लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या डिस्कस करना है यहां पे, तो समझो मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी जो है वो भाड़े पे दी है। मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, सो मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दिया। मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दी है, और आप लोगों से मुझे रेंट मिल रहा है, समझो कि 1 लाख रुपीज पर मंथ। नाउ एज अ टैक्स पेयर
आप क्या चाहोगे कि आप ज्यादा अमाउंट पे टैक्स भरो कि कम अमाउंट पे टैक्स भरो? सो मुझे आप लोगों से रेंट आ रहा है, कितना रेंट आ रहा है? 1 लाख पर मंथ। सो अब देखो, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पे बना रहा हूं कि मुझे साल का आप लोगों से कितना मिल रहा है? 12 लाख। तो ये मेरी इनकम हो गई, समझो ये मेरा पीएनएल अकाउंट है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर मैंने प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है तो मेरे कुछ ना कुछ खर्चे भी तो होंगे। जैसे समझो ये प्रॉपर्टी का कुछ रिपेयर्स करवाना पड़ा तो रिपेयर्स पे खर्चा हो गया। ये प्रॉपर्टी का मैंने इंश्योरेंस लिया था तो इंश्योरेंस कंपनी को मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो उसके ऊपर खर्चा हो चुका। तो आज मेरे कुछ ना कुछ क्या होंगे बोलो? एक्सपेंसेस। सी अंडरस्टैंड, कभी भी आपको टैक्स ये अमाउंट पे नहीं लगेगा रे। टैक्स कौन सी अमाउंट पे लगता है? नेट प्रॉफिट पे लगता है, क्योंकि इनकम कमाने के लिए कुछ ना कुछ क्या हुए रहेंगे? खर्चे। एग्जांपल लेते हैं कि अपने खर्चे 3 लाख के हुए तो अपने को कहने से नेट इनकम कितना आया? तो अपने को टैक्स कितने पे आना चाहिए? 9 लाख पे आना चाहिए। अपने को टैक्स कितने पे आना चाहिए बोलो? सो एक मिनट, मैंने अगर एक प्रॉपर्टी, मुझे क्या मिलना स्टार्ट हुआ है? मंथली रेंट इज, ईयरली रेंट इज। अब ये इनकम कमाने के लिए मेरे कुछ ना कुछ खर्चे कितने हुए हैं? सो 12 - 3 करूंगा तो बचेगा कितना? 9 लाख पे मुझे क्या आना चाहिए? टैक्स। नाउ एज अ टैक्स पेयर आप क्या चाहोगे? कहने से नेट प्रॉफिट जितना हो सके हम कम करें। अब नेट प्रॉफिट कम करें तो उसके 2 तरीके हैं। एक, या तो इनकम कम दिखाओ, दूसरा 2 वेज से ही तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो सकता है कि या तो आप इनकम कम दिखाओगे या तो आप एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाओगे। ये 2 ही वेज है जहां से आप अपना नेट प्रॉफिट कम कर सकते हो। एज अ टैक्स पेयर आप यही चाहोगे कि आपका प्रॉफिट कम हो। अब तुम समझो, गवर्नमेंट को भी पता ही है कि लोग ऐसा करेंगे, तो गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोविजंस ऐसे ही बनाए हैं कि ये जो भी आप प्लान कर रहे हो कहने से वो पॉसिबल ना हो। सो अब अपने को वही प्रोविजंस पढ़ने हैं। ध्यान से सुनना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा प्रोविजंस फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने भाड़े पे दी है। चलो ध्यान से सुनो, याद रखना 2 तरीके हैं प्रॉफिट कम करने के। एक, इनकम कम दिखाओ, दूसरा, चलो ध्यान से सुनो। अब देखो, पहला तरीका डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं। पहला तरीका, मैंने आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी, समझो कि भाड़ा है 1 लाख रुपीस पर। अपन ने एक अग्रीमेंट बनाया, उस अग्रीमेंट में अपन ने लिखा कि भाड़ा रहेगा 60,000 रुपीस पर मंथ। कितना? अग्रीमेंट में लिख दिया है 60,000 पर मंथ। और अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप मुझे 60,000 तो पे करना ही, वो चेक में पे करना, और 40,000 रुपया आप मुझे कैश में पे करना। तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं मेरी रेंट यहां पे जो दिखाऊंगा दैट इज एक्चुअल रेंट, वो दिखाऊंगा 60,000 इंटू 12, 7.2 लाख। जबकि मुझे एक्चुअली में कितना मिल रहा है? 12 लाख। मैंने क्या बोला था? फाइनल प्रॉफिट कम करने के 2 तरीके हैं, या तो इनकम कम दिखाओ या तो एक्सपेंस बढ़ा दो। मैंने कौन सा तरीका चूज किया है? इनकम कम करने का। अब सोचो कि गवर्नमेंट अगर कोई भी प्रोविजन ना बनाए तो लोग क्या करेंगे? कहने से जो एक्चुअल रेंट होगी, कहने से वो एक्चुअल रेंट कभी भी दिखाएंगे ही नहीं कि इतनी मिल रही है। वो लोग क्या करेंगे? रेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सामने टेनेंट को क्या बोलेंगे कि भाई इतना पैसा तू चेक में दे और इतना पैसा तू कैश में दे, इतना चेक में दे और इतना कैश में दे। बैठ रहा है? दिमाग में बैठ रहा है? तो अब गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन बनाया ताकि लोग ऐसा ना कर सके? तो अब गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन ऐसा बनाया कि एक काम करो, तुमने अगर प्रॉपर्टी भाड़े पे
दी है, तो तुम है ना, तुम्हारी रेंट जितनी भी आ रही है उसको कंपेयर करना हमारी रेंट के साथ। मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी है, इसका मैं ओनर हूं, मैंने समझो आपको भाड़े पे दी, तो गवर्नमेंट मुझे आके क्या बोलेगा पता है कि सागर तुझे ये प्रॉपर्टी से ना इतना भाड़ा मिलना चाहिए। मतलब मुझे ये प्रॉपर्टी से कितना भाड़ा मिलना चाहिए ये मुझे कौन बताएगा? गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है पता है, एक रेंट फिक्स कर रहा है। गवर्नमेंट बोल रहा है इतना भाड़ा तो तुझे मिलना चाहिए। अब सोचो कि अगर गवर्नमेंट बोल रहा है कि सागर तेरी प्रॉपर्टी का भाड़ा होना चाहिए था 12 लाख, गवर्नमेंट ने बोला कि तेरी प्रॉपर्टी का भाड़ा होना चाहिए था 12 लाख, और मुझे भाड़ा कितना मिल रहा है? लाउडर, तो अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम तेरी इनकम जो है ना, इनकम वो 7.2 लाख कंसिडर नहीं करेंगे, हम 12 लाख कंसिडर करेंगे। कितनी कंसिडर करेंगे? 12 लाख। और समझो कि गवर्नमेंट के हिसाब से तुम्हारी प्रॉपर्टी का 12 लाख मिलना चाहिए था, तुम्हें मिल रहा है 14 लाख, तो फिर हम 14 लाख सिलेक्ट करेंगे। तो मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम जो रेंट दिखाओगे तुम्हारी रेंट को कंपेयर किया जाएगा विद, दोनों में से हम सिलेक्ट क्या करेंगे? व्हिचएवर इज हायर। बैठा दिमाग में? अब तुम समझ पा रहे हो, तो तुम इनकम कम दिखा के कहने से चोरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे गवर्नमेंट रेंट के साथ हमारी रेंट कंपेयर होने वाली है। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में दो चीजों को कंपेयर करना है। पहले दो चीजों को कंपेयर करना है। क्या क्या? अपनी रेंट दैट इज एक्चुअल रेंट विथ, दोनों में से सिलेक्ट क्या करेंगे? वो आपका हो गया पीएनएल का क्रेडिट साइड। अंडरस्टैंड? ये पीएनएल का क्रेडिट साइड ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पीएनएल बनाने का नहीं है। दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा अपने को करना है। अब सुनो, अब गवर्नमेंट ने जो आपके पास एक तरीका था इनकम कम करने का, वो तो आपके हाथ से छीन लिया। कौन सा? कि क्रेडिट साइड को कम करो। बट अभी भी एक तरीका बाकी है, एक्सपेंसेस बढ़ा दो। देखते हैं वहां पे गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन बनाया है, लेकिन पहले अपन थोड़ा सा क्रेडिट साइड पे डिस्कशन करते हैं। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे अपनी एक्चुअल रेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। किसके साथ? किसके साथ? दोनों में से जो भी हायर आएगा ना, हायर, उसको हम अब से बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बोलो क्या बोलेंगे? GAV, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बोलो क्या बोलेंगे? मतलब ये दोनों में से जो भी, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है? सो तुम्हें कोई पूछे व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इट विल बी आइदर एक्चुअल रेंट और, तो सर ये गवर्नमेंट रेंट कैसे मिलेगा? सिखाता हूं। एक्चुअल रेंट तो आपको मिल सकता है क्योंकि आपने प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, तो पता ही होगा। गवर्नमेंट रेंट कैसे आएगा वो मैं सिखाऊंगा। बट अब तुम समझो व्हाट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो इट इज गवर्नमेंट रेंट और एक्चुअल रेंट, whichever is higher। बोलो इतना समझा? चलो अब बात करते हैं यहां पे खर्चों की, कि कौन कौन से खर्चे अपने को माइनस करने मिलेंगे। तो ध्यान से सुनो, पहला खर्चा जो आपको माइनस करने मिलता है, पहला खर्चा वो है म्युनिसिपल टैक्स। बोलो क्या है पहला खर्चा? क्या है पहला खर्चा? इसका और एक नाम है प्रॉपर्टी टैक्स। क्या है और एक नाम? प्रॉपर्टी टैक्स। सी अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, बोलो आपके पास क्या है? तो आपको है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, किसको? एक टैक्स देना पड़ता है जिसका नाम होता है प्रॉपर्टी टैक्स। मतलब अभी आप घर में रह रहे हो तो वो घर के रिलेशन में आपको एक प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट इज लोकल अथॉरिटी। अब तुम्हें हम म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने देंगे, ये पहला खर्चा माइनस करने मिलेगा। बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
ये होना चाहिए पेड। मतलब क्या, हम आपको माइनस करने देंगे अगर इसका पेमेंट हुआ है तो। मतलब अगर म्युनिसिपल टैक्स ड्यू है, ड्यू, माइनस करने नहीं मिलेगा। एंड पे भी कौन करना चाहिए, पेड बाय ओनर, ओनर पे करना चाहिए। कौन पे करना चाहिए बोलो, ओनर पे करना चाहिए, तो ही हम माइनस करने देंगे। अब ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पेड। म्युनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए बोलो, पेड होना चाहिए। पेड बाय, पेड मतलब क्या, कि आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या, आप म्युनिसिपल टैक्स पे करो, फिर आप म्युनिसिपल टैक्स कोई भी ईयर का पे करो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट कोई भी ईयर का हो। मतलब क्या, अभी अपना जो ईयर चल रहा है, कैन आई से दैट इज 24-25, आप म्युनिसिपल टैक्स 23-24 का पे करो इस साल में, चलेगा? आंसर इज यस, माइनस करने मिलेगा। आप म्युनिसिपल टैक्स करंट ईयर का पे करो, मिलेगा? यस मिलेगा। आप म्युनिसिपल टैक्स नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दो एडवांस में, तो भी इस साल माइनस करने मिलेगा। आंसर इज यस। करंट ईयर में पेमेंट करो, फिर तुम पेमेंट किसी भी ईयर का करो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्स इस पे करो, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स पे करो, करंट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स पे करो। म्युनिसिपल टैक्स का होना चाहिए सिर्फ पेमेंट। अगर पेमेंट हुआ है तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने भी मिलेगा, पर पे होना चाहिए। आपको कभी कभी क्वेश्चन में क्या देंगे कि म्युनिसिपल टैक्स पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर 23-24 इज 3000, current year that is 24-25 is 4000 and municipal tax of next year is 5000. all this municipal taxes are paid in current year. क्या आप पूरा का पूरा 12,000 रुपया करंट ईयर में ही माइनस कर पाओगे? आंसर इज यस। आपको म्युनिसिपल टैक्स का क्या करना है, सिर्फ पेमेंट। पेमेंट किया, यू विल गेट डिडक्शन, माइनस करने मिल जाएगा। पे करो, कौन से ईयर का पे कर रहे हो, दैट इज नॉट रेलेवेंट, वो रेलेवेंट नहीं है। अब ध्यान से सुनो, ये म्युनिसिपल टैक्स जो है किसके पॉकेट में जाता है? लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब कहने से म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो सब। अब ये लोग हमसे म्युनिसिपल टैक्स कैसे कलेक्ट करते हैं? तो म्युनिसिपल टैक्स इज सम परसेंटेजेस। क्या इट इज सम? मतलब म्युनिसिपल टैक्स इज 5%, 10%, 12%। क्वेश्चन आता है ये परसेंटेज अप्लाई किस पे करना है? तो ध्यान से सुनो, ये परसेंटेज आपको अप्लाई करना रहता है ऑन म्युनिसिपल वैल्यू। बोलो, किस पे अप्लाई करना रहता है? लाउडर। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? तो म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब है रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एज पर लोकल अथॉरिटी। एज पर व्हाट? लोकल अथॉरिटी के हिसाब से। बोलो, किसके हिसाब से? आपके प्रॉपर्टी का कितना भाड़ा हाँ वो आ सकता है, दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू। अच्छा, ये लोग म्युनिसिपल वैल्यू क्यों निकालते हैं? टू कलेक्ट म्युनिसिपल टैक्स। मतलब अगर आपको कोई पूछे ये लोकल अथॉरिटी ने म्युनिसिपल वैल्यू क्यों निकाला, रीजन क्या है म्युनिसिपल वैल्यू निकालने का? टू कलेक्ट म्युनिसिपल टैक्स, ओनली टू कलेक्ट म्युनिसिपल टैक्स उन्होंने म्युनिसिपल वैल्यू निकाला। इट इज नॉट मार्केट वैल्यू, इट इज म्युनिसिपल वैल्यू। सो म्युनिसिपल वैल्यू क्यों निकाला गया है? बोलो, टू कलेक्ट। व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? म्युनिसिपल वैल्यू इज रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एज पर लोकल अथॉरिटी के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का आपको कितना भाड़ा मिल सकता, दैट इज म्युनिसिपल। क्यों निकाला म्युनिसिपल वैल्यू उन्होंने? टू कलेक्ट। व्हाट इज म्युनिसिपल टैक्स? इट इज सम परसेंटेजेस ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया होगा म्युनिसिपल वैल्यू इज 3 लाख एंड रेट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स इज 5%। सो आपको समझ में आना चाहिए वो 5% आपको अप्लाई करना रहेगा ऑन म्युनिसिपल वैल्यू। अब आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने मिलेगा। अगर ड्यू हुआ तो मिलेगा माइनस करने, पे हुआ तो मिलेगा, लास्ट ईयर का पे किया तो भी इस साल मिलेगा, फ्यूचर का पे किया तो भी मिलेगा। तो पहला खर्चा जो आपको माइनस करने मिला है, पहला खर्चा देखो आपका क्रेडिट साइड में तो आ गया क्या, या तो
एक्चुअल रेंट या फिर गवर्नमेंट रेंट, विच एवर इज। अब पहला खर्चा आपको क्या माइनस करने मिला, म्युनिसिपल टैक्स। ड्यू बेसिस पे के पेमेंट बेसिस पे भी कौन करना चाहिए, ये पहला खर्चा मिला माइनस कर। कभी कभी है ना आपको क्वेश्चन में ऐसा देंगे कि ओनर और टेनेंट के बीच में एक अग्रीमेंट बना है क्या कि म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट पे करेगा, तो आप माइनस नहीं कर सकते। सो पहला खर्चा मिल गया म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा, व्हाट इज जीएवी, फुल फॉर्म बोलो। व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आइदर एक्चुअल रेंट और विच एवर इज हाई। उसमें से क्या माइनस करोगे आप, पेड बाय। अब जो आंसर आपको मिलेगा ना उसको हम बोलते हैं एनएवी। बोलो क्या बोलते हैं, वापस से, दैट इज अ नेट एनुअल वैल्यू। बोलो क्या बोलते हैं, नेट एनुअल वैल्यू। अच्छा, कितने खर्चे माइनस करने मिले अभी तक, क्या है वो, अब क्या, पेड बाय ओनर। अब कहना इसे प्रॉपर्टी के रिलेटेड और भी खर्चे होंगे, जैसे रिपेयर्स, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, जैसे बैंक से अगर आपने लिया है लोन तो बैंक को क्या पे करोगे, इंटरेस्ट। अच्छा, बैंक से लोन आपने अरेंज करवाया थ्रू एन एजेंट, तो एजेंट को क्या पे करोगे, कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो कहने से ये सारे खर्चे किसके रिलेशन में हो रहे हैं, घर के रिलेशन में हो रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी के रिलेशन में हो रहे हैं सारे खर्चे। अब देखो, अब हम तुम्हें यहां से एनएवी में से और खर्चे माइनस करने देंगे। अब सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, पहले इधर सेक्शन था 24 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 10, टोटल आपको 10 एक्सपेंसेस माइनस करने मिलते थे, 10, जिसमें क्या क्या आ जाता था, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, फिर वो ब्रोकरेज एंड कमीशन टू एजेंट, लोन लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये सारे खर्चे आ जाते थे। 99-2000 जो ईयर था, कौन सा ईयर, 99-2000। अब वो साल में ना गवर्नमेंट ने काफी कुछ चेंज कर दिया हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या देखा कि अब लोग क्रेडिट साइड से तो चोरी कर नहीं पा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, तो लोगों ने क्या कर दिया था, डेबिट साइड से चोरी स्टार्ट कर दी। मतलब उन्होंने खर्चे ज्यादा दिखाना स्टार्ट कर दिया, बोलते हैं रिपेयर्स का खर्चा हुआ था 2 लाख, बता दिया 5 लाख। सो ऐसे खर्चे उन्होंने बढ़ा दिए। तो गवर्नमेंट ने 99-2000, कौन सा ईयर, 99-2000, तब ये सारे के सारे सेक्शंस उन्होंने हटा दिए, सारे सेक्शंस हटा दिए, और बोला कि अब है ना, अब हम तुम्हें डिडक्शन के अंदर, हम तुम्हें खर्चों के अंदर सिर्फ 2 ही खर्चे माइनस करने देंगे, बस खत्म। कितने खर्चे, एक बनाया सेक्शन नंबर 24A और एक बनाया सेक्शन नंबर 24B, बस सिर्फ 2 ही खर्चे मिलेंगे माइनस करने। कितने खर्चे मिलेंगे बोलो, पहले कितने मिलते थे, अभी कितने मिल रहे हैं। अच्छा, उसमें से पहले दूसरा खर्चा है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने क्या लिया है बोलो, और लोन लिया है तो लोन पे क्या पे करोगे, तो वो इंटरेस्ट हम आपको माइनस करने, बोलो इंटरेस्ट हम आपको माइनस करने, इंटरेस्ट हम आपको माइनस करने देंगे, बट वो हम आपको माइनस करने देंगे ऑन लाउडर, ऑन ड्यू बेसिस। मतलब क्या, जैसे ही इंटरेस्ट क्या हो गई, जैसे ही इंटरेस्ट क्या हो गई, हम आपको माइनस करने दे देंगे। और अब तुम्हें दूसरा खर्चा मिल चुका इधर, एक तो म्युनिसिपल टैक्स मिला था, और क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या मिला दूसरा खर्चा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, अब इसके अलावा, सुनते जाना ओए, इसके जितने भी खर्चे आपके बच गए, जितने भी खर्चे आपके, मतलब रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ये वो जो 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 भी तुम्हारे एक्सपेंसेस थे, सारे खर्चों को आप करो इग्नोर। क्या करो आप, वो सारे खर्चों के बदले में, वो सारे खर्चों के हम आपको दे देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। बोलो क्या दे देंगे, लाउडर, और स्टैंडर्ड डिडक्शन हम आपको कितना दे देंगे, 30%
ऑफ NAV। कितना दे देंगे? 30% ऑफ NAV। लाउडर। 30% ऑफ NAV। 30% ऑफ NAV। मतलब जो भी आपका NAV आया, फॉर एग्जाम्पल आपका NAV 10 लाख आया, तो योर स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 3 लाख। और ये 3 लाख किसके लिए? तुम्हारे बाकी सब खर्चों के लिए। सर लेकिन हमारा एक डाउट आ रहा है कि हमारे रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ये सब जो भी खर्चे थे सब मिला के हमारे हुए थे 4 लाख रुपए। 4 लाख हुए थे, तो भी माइनस करने कितना मिलेगा? सर 2 लाख हुए थे, तो भी 3 लाख। सर हुए ही नहीं थे खर्चे, तो भी 3 लाख। स्टैंडर्ड फ्लैट 30% डिडक्शन। फ्लैट 30%। तुम्हारे खर्चे इससे ज्यादा हुए हो, तुम्हारे खर्चे इससे, तुम्हारे खर्चे हुए ही ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम देखने नहीं आएंगे। फ्लैट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब तुम देखो यहां पे म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने दिया, बाकी सब खर्चों के बदले में स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया 30% एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब आपको खर्चे कितने माइनस करने मिले? टोटल 3। पहला, सेकेंड विच इज 30% ऑफ NAV, एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन खत्म, 3 ही खर्चे मिलेंगे। अब तुम्हें कभी कभी वो लोग क्वेश्चन में रिपेयर्स का खर्चा देंगे, इंश्योरेंस का खर्चा देंगे, ब्रोकरेज पे करेंगे टू एजेंट फॉर अरेंजिंग लोन, क्या करोगे? लाउडर। इग्नोर। अब ध्यान से सुनो, म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, NAV मिला, स्टैंडर्ड डिडक्शन आया 30% ऑफ NAV, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया, अब फाइनल आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा NAV इज 10, सो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज हाउ मच फ्रेंड्स? 3 लाख। समझो तुम्हारी इंटरेस्ट का अमाउंट इज 4 लाख, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 10 माइनस 3 माइनस 4, कहने से 3 लाख आ गया। पॉजिटिव आंसर आया है, टैक्स भरना पड़ेगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी इंटरेस्ट 7 लाख रुपया हो, पॉसिबल, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? नील। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी इंटरेस्ट ही 10 लाख रुपया हो, तो फाइनल आंसर क्या होगा? -3 लाख। सर -3 लाख आया तो क्या करना है? मतलब कहना से आपका एक्सपेंस इज मोर देन योर, सो इफ एक्सपेंस इज मोर देन योर, कहने से इट विल रिजल्ट इन अ लॉस। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप लॉस का क्या करोगे? तो लॉस जो है ना, यू विल सेट ऑफ अगेंस्ट योर अदर इनकम्स। दूसरी इनकम के सामने क्या करोगे? सर हमारी दूसरी इनकम नहीं है तो क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ करना। सो इसका मतलब आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आ सकता है, नील आ सकता है, एंड पॉजिटिव आया तो कहने से टैक्स देना पड़ेगा, नेगेटिव आया तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस। और वो लॉस आप क्या कर सकते हो? सेट ऑफ। पहले सेट ऑफ, दूसरे इनकम के सामने सेट ऑफ, और अगर दूसरी इनकम तो चलो फॉर्मेट स्टार्ट करो। पहले क्या था? लिखना नहीं है, पहले पढ़ो इधर क्या है। व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू? एक्चुअल रेंट और माइनस क्या करोगे? पेड बाय ओनर। लास्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स अभी पे किया, माइनस कब करोगे? फ्यूचर का म्युनिसिपल टैक्स अभी पे किया, म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट ने पे किया, मिलेगा माइनस करने? ओनर ने पे किया, मिलेगा? म्युनिसिपल टैक्स करंट ईयर का ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ, मिलेगा? फिर क्या मिलेगा आपको? नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से कितने खर्चे मिलेंगे? और 2। पहला 30% ऑफ। अब जो भी आपका 30% आया, तुम्हारे एक्चुअल खर्चे उससे कम हो ज्यादा हो, एक्चुअल खर्चे हुए ही कहने से आपको हम स्टैंडर्ड फ्लैट डिडक्शन दे देंगे। एंड सेकंड खर्चा क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन, जो आपको मिलेगा ऑन, जो आपको मिलेगा ऑन। तो आपका जो फाइनल आंसर है या तो वो या तो पहले इतना समझ में आया? अभी तक अपन लेट आउट के ही प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा, उसके पहले वापस से एक बार, म्युनिसिपल टैक्स हम किसको पे करते हैं?
एंड म्युनिसिपल टैक्स वो लोग कलेक्ट कैसे करते हैं अपने से? इट इज सम परसेंटेज, किसके ऊपर? व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट इज लोकल अथॉरिटी के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का कितना रेंट आ सकता है, दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू। अच्छा, ये लोग म्युनिसिपल वैल्यू क्यों निकालते हैं? उधर ही बैठना, उधर ही बैठना, पीछे है ना जगह। टू कलेक्ट म्युनिसिपल टैक्स, टू कलेक्ट म्युनिसिपल टैक्स। सो म्युनिसिपल टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो लोग ने म्युनिसिपल वैल्यू निकाली है। बोलो, पहले इतना भेजे में गया। अब तुम्हें ये नोट समझना है, कौन सा? GAV। ये तुम समझ गए तो तुम्हारा एक डिफिकल्ट एरिया हाउस प्रॉपर्टी का खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनने का। अब आपका नोट आ रहा है, नोट इज ऑन ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब क्या पता चल रहा है ना? आइदर और whichever is higher। ये देखो, इधर इसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलो मैं आपको पूरा लॉजिकली समझाऊंगा हर एक चीज, ठीक है? पहले तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे गवर्नमेंट रेंट। बोलो, क्या निकालेंगे? गवर्नमेंट रेंट हम निकालेंगे। और स्टेप नंबर 2 में जाएंगे फिर, और स्टेप नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे? एक्चुअल रेंट फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट, बराबर एक्चुअल रेंट। अब मेरे को सिर्फ ये बताओ ना, स्टेप 1 में गवर्नमेंट रेंट निकाला मैंने, सिखाया आपको। स्टेप 2 में एक्चुअल रेंट सिखाया, वो तो पता ही होगा एक्चुअल रेंट क्या है। GAV क्या होगा अपना? GAV whichever is higher, yes or no? बस अब है ना, अब अपन ध्यान से सुनना। पहला जो स्टेप है ना, स्टेप नंबर 1, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ये गवर्नमेंट ने अपनी रेंट क्यों बताई? क्योंकि लोग जानबूझ के रेंट कम दिखा रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट को भी कहीं से अपनी रेंट बतानी पड़ी। एक पता चल रहा है ना रीजन? अब ध्यान से सुनो। अब है ना, हम उसको नाम गवर्नमेंट रेंट नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है वो नाम। उसको हम थोड़ा सा अच्छा नाम देते हैं और उसको हम अब से बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। बोलो, क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। सो अब से ब्रैकेट में मैंने लिखा है गवर्नमेंट रेंट, बट यू विल नॉट राइट गवर्नमेंट रेंट। व्हाट यू विल राइट? वर्ड से ही पता चलना चाहिए। एक्सपेक्टेड मतलब कौन एक्सपेक्ट कर रहा है ये रेंट? परफेक्ट। सो अगर आप एक प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहे हो तो इतना रेंट गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है। नाउ इफ सपोज एक्सपेक्टेड रेंट इज 10 एंड योर एक्चुअल रेंट इज 8, मतलब गवर्नमेंट क्या समझ रहा है कि आपने चोरी की है। आपने 2 लाख रुपया सामने वाले से लिया तो, लेकिन कैश में लिया है, आप उस पर टैक्स भरना चाहते नहीं हो, और इसीलिए योर GAV विल बी हाउ मच? 10 lakhs। एंड इफ सपोज योर एक्चुअल रेंट इज 12 एंड गवर्नमेंट रेंट इज 10, नाउ कहने से आप गवर्नमेंट रेंट से ज्यादा ही बता रहे हो, तो फिर हम GAV क्या सिलेक्ट करेंगे? 12 lakhs। तो इन शॉर्ट आइदर इट विल बी स्टेप नंबर और स्टेप नंबर whichever is, it will be either step number or step number whichever is higher। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट। अब ध्यान से सुनो, एक्सपेक्टेड रेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है ना तो 3 चीजों को कंपेयर करना है। बोलो, कितनी चीजों को कंपेयर करना है? पहले A और B को कंपेयर करना, C मिलेगा, C इज हायर ऑफ A और B। फिर D के साथ कंपेयर करना और E मिलेगा, E इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। बोलो, क्या है E? एंड एक्सपेक्टेड रेंट इज लोअर ऑफ C और D। कितनी चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं? A, B और D। अरे वो 3 ही चीजें हुई ना, A, B और D। सो कितनी चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं? बोलो, हाँ, कितनी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं? 3 चीजों को कंपेयर करके हमें क्या मिलने वाला है?
इतना रेंट तो आपको प्रॉपर्टी से मिलना ही चाहिए। अगर तुम्हें रेंट इससे तो इसका मतलब तुम चोरी कर रहे हो, और हम कहना इसे तुम्हारा जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट ले लेंगे। और अगर तुम्हें रेंट इससे तो तुम कोई चोरी, तो तुम्हारा जितना रेंट मिला दैट इज योर जीएवी। बोलो यस और नो। तो हमें एक्सपेक्टेड रेंट मिलेगा बाय कंपेयरिंग 3 थिंग्स। 3 चीजों को कंपेयर करके मिलने वाला है। स्टार्ट करूं मैं अभी। पहली 2 चीजें क्या है? पहली 2 चीजें, तो पहली चीज है म्युनिसिपल वैल्यू। बोलो क्या है पहली चीज? क्या है पहली चीज? सर व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? म्युनिसिपल वैल्यू मींस वैल्यू और रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एज पर, देखो ये क्लासरूम है, समझो मैं इसका, तो यहां पे बीएमसी है, बीएमसी वालों ने बताया सागर तू ये प्रॉपर्टी अगर भाड़े पे तो तुझे 10 लाख भाड़ा मिलना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू। अच्छा, उन्होंने म्युनिसिपल वैल्यू क्यों निकाली है? टू कलेक्ट म्युनिसिपल टैक्स। उनका पर्पस याद रखना, उनका पर्पस इज टू कलेक्ट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? म्युनिसिपल वैल्यू को बेस बना लिया खुद की रेंट निकालने के लिए। एक्सपेक्टेड रेंट इज रेंट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ना, क्योंकि इनकम टैक्स हम किसको पे करते हैं? सेंट्रल। तो इतना एक्सपेक्ट कर रहा है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू किसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बना दिया? बेस। किसके लिए? खुद की रेंट निकालने के लिए। गया भेजे में। सो पहली चीज अपने को क्या देखनी है? बोलो लाउडर। तुम्हें कोई पूछे व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू, तो इट इज रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एज पर लोकल अथॉरिटी। बोलो ये समझा? नाउ यू विल कंपेयर म्युनिसिपल वैल्यू, विथ फेयर रेंट। बोलो किसके साथ कंपेयर करोगे? लाउडर। नाउ व्हाट इज फेयर रेंट? फेयर रेंट को अगर डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करो तो इट इज मार्केट रेंट। क्या इट इज? मार्केट रेंट। या फिर अगर और एक वे में एक्सप्लेन करो तो रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। मतलब शॉर्ट में आजू बाजू में क्या भाड़ा चल रहा है। अभी सेम प्रॉपर्टी तो मिलेगा नहीं। समझो आपकी प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आपको 1000 स्क्वायर फीट जगह मिल ही जाए, बट यस आपको इतना समझ में आता है पर स्क्वायर फीट भाड़ा मिल सकता है आपको। तो यू कैन मल्टीप्लाई योर एरिया ऑफ प्रॉपर्टी विद पर स्क्वायर फीट रेंट एंड यू कैन फाइंड आउट योर फेयर रेंट। सो आपको पहले 2 चीजें कंपेयर करनी है। पहली चीज क्या है? बोलो। दूसरी चीज फेयर वैल्यू नहीं बोलने का, फेयर। इन दोनों में से विच एवर इज हायर। अच्छा, हम क्या निकाल रहे हैं अभी? मतलब इतनी रेंट तो आपको प्रॉपर्टी से मिलनी ही चाहिए। उसके लिए हमने पहले 2 चीजों को कंपेयर किया। नंबर 1, नंबर 2 फेयर विच एवर इज हायर। अब हायर मिलने के बाद यू कंपेयर हायर विथ स्टैंडर्ड रेंट। बोलो किसके साथ कंपेयर करना है? बोलो किसके साथ कंपेयर करना है? और सी और डी, सी और में से जो भी दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज योर। सर अब एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? स्टैंडर्ड रेंट का पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। समझो मैंने एक प्रॉपर्टी जो है, आपका नाम क्या है? हर्ष। मैंने एक प्रॉपर्टी हर्ष आपको भाड़े पे दी है, और प्रॉपर्टी समझो अभी मुंबई में ही है। सो प्रॉपर्टी मैंने इनको भाड़े पे दी है, हमारा अग्रीमेंट भी बन चुका है कि मैं आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहा हूं इतने टाइम के लिए, ये भाड़ा है। अब इनको प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया, उसके बाद हुआ ये कि मुंबई में प्रॉपर्टीज का जो डिमांड है ना, डिमांड वो बढ़ चुका, क्योंकि काफी सारी बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में जा रही है। सो जो लोग वहां पे रह रहे थे उनको भी प्रॉपर्टी चाहिए, प्लस काफी लोग बाकी सब एरिया से मुंबई शिफ्ट होते जा रहे हैं, उनको भी यहां पे रहने के लिए प्रॉपर्टीज चाहिए। तो अब मुझे पता है कि प्रॉपर्टी का डिमांड मार्केट में ज्यादा है, पर मैंने क्या किया, मैंने इनको प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दी थी। अब मैं इनके पास गया, हर्ष के पास, और हर्ष मैंने आपको बोला कि अपना भाड़ा फिक्स हुआ है मंथली 50,000,
मुझे अब से 2 लाख रुपया भाड़ा चाहिए। कितना भाड़ा चाहिए? 2 लाख। अब तुम सोचो कि ये पर्सन या तो 2 लाख पे करना स्टार्ट करेगा या तो वो पे नहीं करेगा, तो मेरे पास तो प्रॉब्लम ही नहीं है, टेनेंट की लाइन लगी पड़ी है, मैं किसी और को दे दूंगा। सो ये तो क्या हो रहा है कि डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई, और इसीलिए प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है। सो ये तो फिर ओनर जो है ना, ये पूरी सिचुएशन का कहने से फायदा उठा रहे हैं। सो आज इसमें नुकसान किसका हो रहा है? टेनेंट का नुकसान हो रहा है। ये तो फिर ऐसा हुआ कि ओनर की जब मर्जी होगी कहने से आके भाड़ा बढ़ा देगा। सो ये तो गलत हो रहा है ना टेनेंट के साथ। तो समझो मैंने हर्ष आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी थी, जिसमें अग्रीमेंट में लिखा था कि मैं आपसे 50,000 भाड़ा ही चार्ज करूंगा, और मैं आपको आके बोलता हूं कि अब से भाड़ा हो जाएगा 2 लाख। तो इसमें नुकसान किसका? कहना से हर्ष आपका। तो अब है ना, हर्ष के बेनिफिट के लिए, मतलब टेनेंट के बेनिफिट के लिए एक एक्ट बनाई गई है जिसका नाम है रेंट कंट्रोल एक्ट। बोलो क्या है एक्ट का नाम? रेंट कंट्रोल एक्ट। किसके बेनिफिट के लिए यह एक्ट बनाई गई है? टेनेंट के बेनिफिट के लिए यह एक्ट बनाई गई है। और टेनेंट, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है क्या कि ओनर तुमसे ज्यादा भाड़ा चार्ज कर रहा है, यू कैन गो अंडर दैट एक्ट। वो एक्ट में जैसे ही आप गए, अब वो एक्ट के हिसाब से एक रेंट फिक्स की जाएगी, और जो रेंट वो एक्ट के हिसाब से फिक्स हुई, मैं एज अ ओनर, मैं हर्ष आपसे वो रेंट से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। और उस रेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? इट इज रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? इट इज रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। अच्छा, अब सुनो, अब वहां से रेंट फिक्स हुई, मैंने हर्ष आपसे वो रेंट चार्ज की, अपन दोनों का अग्रीमेंट खत्म हो चुका है, और आप अभी ये प्रॉपर्टी खाली करके जा चुके हो। अब समझो कि मैंने यही प्रॉपर्टी किसी दूसरे टेनेंट को भाड़े पे दी। किसको? दूसरे। क्या दूसरे टेनेंट से मैं ज्यादा रेंट चार्ज कर सकता हूं? आंसर इज यस, उससे मैं कर सकता हूं। अगर उसको चाहिए कि उससे मैं रेंट कम चार्ज करूं, तो उसको जाना पड़ेगा अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट में गया कौन था? हर्ष। तो हर्ष, मैं आपसे ज्यादा रेंट चार्ज नहीं करूंगा। हाँ, अब कोई दूसरा टेनेंट आया, दूसरे टेनेंट के साथ मैं अग्रीमेंट बना रहा हूं, और समझो हमारा स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्स हुआ था वो था 60,000, बट अब मैं दूसरे टेनेंट को भाड़े पे दे रहा हूं, मैं उसको बोल रहा हूं भाड़ा होगा 80, और वो 80 पे करने के लिए रेडी है, तो मैं उसको दे सकता हूं भाड़े पे। वहां पे आप रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं, अगर उसको चाहिए तो फिर वो भी रेंट कंट्रोल एक्ट में जा सकता है। कुछ समझ में आ रहा है? 3 चीजों को हमने कंपेयर किया है। क्या है 3 चीजें? बोलो। पहले 2 म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? विच एवर इज लोअर। इससे हमें क्या मिल गया? एक्सपेक्टेड रेंट। इतना रेंट तो प्रॉपर्टी से मिलना ही चाहिए, इतना रेंट तो प्रॉपर्टी से मिलना ही चाहिए। अब ध्यान से सुनना, कभी कभी आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दी होगी, तो नहीं दी होगी तो क्या करोगे? 0 मत लिखना ये, नहीं तो तुम सोचो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट 0 हो जाएगा ये। अरे भाई, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर फेयर स्टैंडर्ड विच नॉट एप्लीकेबल लिखने का। क्या लिखने का? कुछ समझ में आ रहा है? कोई भी अगर चीज ये ना दी हो तीनों में से, तो लिखने का नॉट एप्लीकेबल। कभी कभी आपको सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू दी होगी, बस वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। गया भेजे में? सो पहले तो वो एक्सपेक्टेड रेंट मिला अपने को, 3 चीजों को कंपेयर किया, सबका एक्सप्लेनेशन मैंने साइड में दे दिया है। अब एक्सपेक्टेड रेंट मिल गया, उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे? बोलो। विच एवर इज क्या मिल जाएगा अपने को? GAV। स्टेप नंबर 3, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बोलो क्लियर? अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है, ध्यान से सुनते जाओ।
अब मैं आप लोगों को यहां पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा। आपको मैं पहले दे दूंगा एक्सपेक्टेड रेंट। क्या दे दूंगा बोलो? और दूसरा मैं आपको दूंगा एक्चुअल रेंट। क्या दूंगा दूसरा मैं आपको? अच्छा, एक्सपेक्टेड रेंट मतलब कहने से तीन चीजों को कंपेयर करके ही अमाउंट दे रहा हूं मैं आपको। समझो एक्सपेक्टेड रेंट आया 1,15,000। बोलो कितना आया? 1,15,000। क्या आया है? 1,15,000 क्या आया है? मतलब क्या ये तीन चीजों को कंपेयर करके अमाउंट आया है। एक्सपेक्टेड रेंट, इतना रेंट तो आपको प्रॉपर्टी से मिलना ही। अब आपका एक्चुअल रेंट आ रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ। कितना आ रहा है बोलो? योर एक्सपेक्टेड रेंट इज हाउ मच? 1,15,000। इतना रेंट तो आपको मिलना ही। आपकी एक्चुअल रेंट कितनी है? 10,000 रुपीज। मतलब आपका स्टेप नंबर 1 जो है, स्टेप नंबर 1 दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट इज कैन आई से 1,15,000। अरे बोलो, एक्चुअल रेंट इज कैन आई से 1,20,000। दोनों में से जीएवी क्या बनेगा? 1,20,000, क्योंकि वो ज्यादा है। समझा? केस 2 समझो, ये है 1,25,000 एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब क्या? अगर आपने प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया तो आपको 1,25,000 तो मिलना। आपको जो एक्चुअल रेंट मिल रही है वो है 10,000 रुपया पर। 10,000 रुपया पर। तो अब तुम देखो 1,25,000 इज योर स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट। तुम्हें समझ में आ रहा है? वो तीन चीजों को कंपेयर करके मैं अमाउंट दे रहा हूं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, वो कंपेयर करके 125 अमाउंट आया है। और एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट इज 10,000 पर मंथ। मतलब कहने से साल का हो गया 1 लाख। क्या आ जाएगा जीएवी? बोलो, ये दो केस समझ में आए तो ही मैं आगे बढ़ूं। तुम्हें ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 क्लियर है? स्टेप नंबर 1 क्या है? कितनी चीजों को कंपेयर करके आएगा? पहली दो क्या है? whichever is कंपेयर विथ whichever is। क्या मिल गया अपने को? एक्सपेक्टेड रेंट। यू कंपेयर विथ whichever is। क्या मिल गया अपने को? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से क्या माइनस करोगे? फिर क्या मिलेगा? फिर क्या माइनस करोगे? 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ। एंड सेकेंड 24B इंटरेस्ट ऑन। वो कौन से बेसिस पे माइनस करोगे? बराबर। अब यही फॉर्मेट के अंदर कुछ और चीजें जो मुझे डिस्कस करनी है, ध्यान से सुनना। अब आप इधर जब स्टेप 2 में एक्चुअल रेंट लोगे, एक्चुअल रेंट कहने से आप तो वो रेंट लोगे जो ड्यू हुई है। ड्यू, क्योंकि रेंट पे आपको टैक्स लगता है ऑन ड्यू बेसिस। समझो आपने एक प्रॉपर्टी भाड़े पे दी और उससे भाड़ा आना चाहिए था 1 लाख रुपया पर मंथ। तो आपने कहने से इधर अमाउंट क्या लिखा होगा स्टेप 2 में? 12 लाख। अब 12 लाख में से आपको माइनस करना पड़ेगा। बोलो क्या माइनस करना पड़ेगा? ध्यान से सुनो। अनरियलाइज्ड रेंट इफ एनी। क्या 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 क्या? अब अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या? तो अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है अकाउंट्स में आप जो बोलते हो ना, बैड डेट, दैट इज अनरियलाइज रेंट। मतलब क्या? ऐसी रेंट जो आपको मिलने वाला ही नहीं है। ओए ओए ओए, कंफ्यूज नहीं होने का। आपको क्वेश्चन में दिया है रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च यू आर गोइंग टू रिसीव इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो लास्ट मंथ का रेंट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है। दैट इज नॉट अनरियलाइज्ड। वो अनरियलाइज्ड, क्योंकि वो रेंट तो मिलने वाला है। अनरियलाइज्ड का मतलब क्या है? ऐसा रेंट जो मिलने वाला ही नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा रेंट जो मिलने वाला ही, दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट। अब अगर अनरियलाइज रेंट है कुछ, तो आप वो क्या कर देना? माइनस। समझो 12 लाख में से आपको पता चला क्या कि 50,000 मिलने वाला ही नहीं है, टेनेंट पे ही नहीं करने वाला है। सो आपका स्टेप 2 में अमाउंट क्या हो जाएगा? 11,50,000। सुन रहे सब लोग? एक मिनट, दो एग्जांपल्स वापस से देखते हो उसके ऊपर। केस नंबर 3, समझो एक्सपेक्टेड रेंट इज 1,15,000, एक्चुअल रेंट इज 10,000 रुपीज पर मंथ, एंड unrealized rent
इज 3,000 रुपीज। अनरियलाइज रेंट कितना है बोलो? चलो स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट इज 10,000 इंटू 12, 1,20,000 माइनस दैट इज 1,17,000। तो आपका जीएवी क्या हो जाएगा? 1,17,000। एंड अब फोर्थ केस, ये 1,15,000 है, ये है 10,000 रुपीज पर, और समझो ये है 7,000। कितना है बोलो? 7,000। स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा? 1,15,000। स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट 1,20,000 माइनस अनरियलाइज रेंट 7,000, सो 1,13,000। क्या आ जाएगा जीएवी? 1,15,000। बोलो पहले इतना समझाओ तो मैं आगे बढ़ूं। अपन ने सिर्फ इधर अनरियलाइज रेंट को भी माइनस किया है। अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उस पर थोड़ा ध्यान ज्यादा लॉजिकली समझो, ये कॉन्सेप्ट क्या है। अभी इतना क्लियर है? पहले एक्सपेक्टेड रेंट इज योर स्टेप नंबर 1, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट इज योर स्टेप नंबर 2। अब सुनने का बराबर से, अब है ना जो मैं कॉन्सेप्ट अभी सिखाने जा रहा हूं, अगर वो कॉन्सेप्ट आया तो स्टेप 3 जो कॉन्सेप्ट अभी सिखाऊंगा वो आएगा, और आपका जीएवी हो जाएगा स्टेप नंबर 4। बट अगर जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन के अंदर, तो आपका जीएवी बन जाएगा स्टेप नंबर 3। एंड जीएवी क्या हो जाएगा? तो जीएवी हो जाएगा आइदर स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, विच एवर इज हायर। बराबर? ये 1 और 2 विच एवर इज हायर कब? जब ये स्टेप 3 में जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन में, तो अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं तो आपका जीएवी आएगा इन 4 स्टेप्स। एंड जो अगर कॉन्सेप्ट में अभी सिखाने जा रहा हूं वो नहीं है क्वेश्चन में, तो जीएवी आएगा इन। ये सब लोग अग्री कर रहे हो क्या? चलो अब कॉन्सेप्ट पे बराबर से ध्यान देना। कॉन्सेप्ट जो है उसको मैं आपको पहले एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। समझो आपका एक्सपेक्टेड रेंट इज 1,15,000, आपका एक्चुअल रेंट इज 10,000 पर मंथ, देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट इन दिस केस। अब कॉन्सेप्ट क्या है बराबर से समझो। कॉन्सेप्ट जो है वो है वेकेंसी रेंट करके। बोलो क्या है कॉन्सेप्ट? वेकेंसी रेंट। वापस से वेकेंसी रेंट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज वेकेंसी रेंट? व्हाट इज वेकेंसी रेंट? वेकेंसी रेंट। सर वेकेंसी रेंट का मतलब क्या? ध्यान से सुनो। वेकेंसी का मतलब है कि आप अपनी प्रॉपर्टी भाड़े पे देना चाहते हो, लेकिन आप प्रॉपर्टी भाड़े पे दे नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको कोई टेनेंट नहीं मिल रहा है। मतलब मैं ढूंढ रहा हूं कि भाई मुझे टेनेंट मिल जाए, लेकिन मुझे टेनेंट मिला नहीं है, और इसके वजह से मेरी प्रॉपर्टी क्या है? खाली है। ध्यान से सुनना। वेकेंसी का मतलब क्या है कि मेरे को प्रॉपर्टी भाड़े पे देना, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे टेनेंट नहीं मिल रहा है। तो अब समझो मेरी प्रॉपर्टी में वेकेंसी था 2 मंथ्स का। कितने मंथ्स का वेकेंसी था बोलो? 2 मंथ्स। मतलब मेरी प्रॉपर्टी खाली थी। कितने टाइम खाली थी? 2 मंथ्स। मतलब मेरी प्रॉपर्टी भाड़े पे कितना महीना थी? 10 महीना ही भाड़े पे थी। यस और नो? अब थोड़ा सा भी दिमाग चलाने का इधर सुनते जाना। हाँ, अब ओनर जो है ना, ओनर वो गवर्नमेंट के पास गया, और गवर्नमेंट को उसने क्या बोला कि गवर्नमेंट देखो, ये वाले केस में स्टेप नंबर 1 इस कहने से 1,15,000। मतलब गवर्नमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को कितना रेंट मिलना, मेरे से कितना रेंट आना चाहिए? लाउडर। 1,15,000। बट गवर्नमेंट मुझे जो एक्चुअल रेंट मिला है ना, एक्चुअल रेंट वो मिला है सिर्फ क्यों 1 लाख सर?
अबे 2 महीना तो वैकेंसी था, मतलब प्रॉपर्टी भाड़े पे कितना टाइम था, मतलब कहने से मुझे 10 महीना इंटू 10,000 कहने से मिला 1 लाख ही है। अब एज अ ओनर, ध्यान से सुनो, एज अ ओनर मैं गवर्नमेंट के पास गया और मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं गवर्नमेंट आपके हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 1,15,000 मिलना चाहिए, मेरे को मिला है, मेरे को मिला है। अब इसका मतलब आपने क्या प्रोविजन बनाया है, दोनों में से विच एवर इज, कहने से 1,15,000 पे टैक्स लग जाना चाहिए मुझे, 1,15,000 शुड बी माय ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बट गवर्नमेंट आप ऐसा प्रोविजन इसीलिए बना रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि मैं चोरी कर रहा हूं। गवर्नमेंट को मैं जाके एक्सप्लेन कर रहा हूं कि गवर्नमेंट मैंने ये केस में कोई चोरी, इसमें मेरी कोई गलती, मैं तो टेनेंट ढूंढ रहा लेकिन मुझे कोई टेनेंट मिला, इसीलिए मुझे जो रेंट मिला है वो मिला है सिर्फ, और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 12 महीने का एक्सपेक्ट कर रहे हो जो है 1,15,000। मतलब क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 1 में अमाउंट इज 1,15,000, दैट इज रेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर 12 मंथ्स। जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरी प्रॉपर्टी भाड़े पे गई है ओनली फॉर 10 months। तो आप समझो गवर्नमेंट 2 महीना मुझे भाड़ा मिला ही, इसमें मेरी कोई गलती ही, मैं तो टेनेंट ढूंढ रहा लेकिन मुझे कोई टेनेंट मिला। तो गवर्नमेंट आप मुझे ये केस में कुछ रिलीफ दो, आप मुझे 1,15,000 जीएवी मत कंसीडर करो, आप मुझे ये केस में कुछ रिलीफ दो। गवर्नमेंट मेरी कुछ यहां पे हेल्प करो, मेरी कोई गलती नहीं है। अब यहां पे गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर, असेसी तू एक काम कर, अगर तू ये प्रूव कर देगा, ध्यान से सुनने का ओए, अगर तू ये प्रूव कर देगा कि तुझे जो ये लोअर रेंट मिला है उसका रीजन इज ओनली वैकेंसी, क्या क्या क्या, ओनली, मतलब तुझे ये कम रेंट मिला है, तुझे ये 1 लाख रुपीस कम रेंट मिला है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्या, वैकेंसी। अगर तूने ये प्रूव कर दिया, अगर तूने ये प्रूव कर दिया तो फिर हम तुझे ये केस में रिलीफ दे देंगे और हम तेरा जीएवी 1,15,000 सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करेंगे, 1 लाख सिलेक्ट करेंगे। बट पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्या, कि यू आर गेटिंग लोअर रेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओनली, ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, मतलब वैकेंसी के वजह से ही रेंट कम मिला है। वो रीजन प्रूव होना चाहिए, सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए, क्या, वैकेंसी। आपको लोअर रेंट मिला है and there is only one reason for receiving lower amount of rent and that is vacancy. If that is the only reason, कहने से हम आपको रिलीफ दे देंगे। बट पहले असेसी तू, पहले असेसी तू क्या, कि यू आर गेटिंग ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी। तो अब हमें स्टेप 3 में ना, स्टेप 3 में यही प्रूव करना है कि हमें लोअर रेंट मिला है बिकॉज ऑफ वैकेंसी। अब देखो हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। स्टेप 2 में अमाउंट कितना है अपना, तो पहले तो स्टेप 2 में जो अमाउंट है ना वो ले लेने का, दैट इज 1 लाख। अब सोचो, अगर सोचो वैकेंसी नहीं होता, क्या नहीं होता, वैकेंसी, ये वैकेंसी नहीं होता, मतलब 2 महीना हमें टेनेंट मिल जाता तो हमें और कितना रेंट मिलता, कहने से हमें और 20,000 मिलता। मतलब अगर वैकेंसी नहीं होता तो हमारा जो स्टेप नंबर 2 है ना, 2, वो 1 लाख नहीं होता, वो 1,20,000 होता। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है मैं स्टेप 3 में क्या कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा स्टेप 2 क्या होता अगर वैकेंसी नहीं होता। तो ओए समझ में आ रहा है, अगर वैकेंसी नहीं होता कहने से मुझे और 20,000 मिलता, तो मेरा रेंट कितना हो जाता टोटल, मेरा रेंट कितना हो जाता है टोटल। और तुम सोचो अगर वैकेंसी नहीं होता तो मेरा स्टेप नंबर 2 1,20,000 होता, और स्टेप नंबर 2 अगर 1,20,000 होता और गवर्नमेंट की रेंट 1 लाख, कहने से मैं 1,20,000 जीएवी सिलेक्ट करता। मतलब अगर वैकेंसी को हटा दे, कहने से मेरी जो रेंट आती, कहने से वो गवर्नमेंट की रेंट से, जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे। सो यहां से देखो प्रूव हो रहा है क्या, कि मुझे लोअर रेंट मिला है और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, वैकेंसी। क्योंकि अगर मैं वैकेंसी को हटा दूं
अगर मैं ऐसा सोचूं कि मेरी प्रॉपर्टी 12 के 12 महीने भाड़े पे जाती तो मेरा स्टेप नंबर 2 कितना आता, कहने से 1,20,000 आता। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 3 जो है ना, स्टेप नंबर 3 वो और कुछ नहीं है, वो स्टेप नंबर 3 इज माय स्टेप नंबर 2 ओनली। बट मैं ऐसा सोच रहा हूं अगर वैकेंसी ना होता तो कितना होता स्टेप 2। और अब मैंने यहां पे गवर्नमेंट को बता दिया कि देखो गवर्नमेंट, मैं बिल्कुल चोरी नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं होती ना तो आपकी रेंट से मेरी रेंट तो ज्यादा ही होती, और अगर आपकी रेंट से मेरी रेंट लाउडर, अगर आपकी रेंट से मेरी रेंट, तो मैं जीएवी क्या सिलेक्ट करता, 1,20,000। तो अब गवर्नमेंट प्लीज आप मुझे जीएवी क्या सिलेक्ट करने दो, लाउडर 1 लाख। बट अगर मैं केस को थोड़ा सा चेंज करूं, समझो ये 1,25,000 है, ये है 10,000 रुपया पर मंथ, और ये आ रहा है 2 मंथ्स। अब देखो स्टेप नंबर 1 इस कहने से 1,25,000, स्टेप नंबर 2 इज 1 लाख, बोलो यस और नो। स्टेप नंबर इज 1 लाख प्लस 20,000, मतलब कहने से 1,20,000। अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, अगर वैकेंसी लाउडर, अगर वैकेंसी तो भी कहने से, तो भी मुझे जो रेंट मिलता कहने से वो गवर्नमेंट रेंट से कम ही होता, मुझे जो रेंट मिलता वो गवर्नमेंट रेंट से, ओए तो मुझे लोअर रेंट मिलने का रीजन सिर्फ वैकेंसी नहीं है। कहने से अगर वैकेंसी नहीं भी होता कहने से तो भी मेरी रेंट गवर्नमेंट रेंट से, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट की जो रेंट है वो 1,25,000 है, अगर वैकेंसी नहीं होता तो मुझे 1,20,000 मिलता, और अगर 1,20,000 और 1,25,000 को हम सिलेक्ट, दोनों में से सिलेक्ट करना होता तो तब क्या सिलेक्ट करते, कहने से 1,25,000 ही सिलेक्ट करते हम लोग। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि तुझे लोअर रेंट मिला है, तुझे ये केस में भी लोअर रेंट मिला, बट उसका रीजन इज नॉट ओनली वैकेंसी, कहने से वैकेंसी के साथ साथ शायद तूने चोरी भी की है, और अब हम तुम्हें कोई रिलीफ नहीं देंगे, और अब तेरा जीएवी क्या हो जाएगा, 1,25,000। पूछ भेजे मैं गया, पहले लॉजिकली समझा है तो ही मैं आगे बढ़ू, लॉजिकली क्लियर है चीजें। सो देखो क्या करना है अपने को, पहले तो अगर वैकेंसी आया, अगर आया तो पहला तो स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट है, स्टेप नंबर 2 में एक्चुअल रेंट ले लेना है, स्टेप नंबर 3 में आपको वैकेंसी रेंट को ऐड करना है और चेक करना है कि अगर वैकेंसी नहीं होता तो हमें कितना रेंट मिलता, और जो स्टेप नंबर 3 है वो हमारा हो जाता स्टेप नंबर 2, अगर वैकेंसी नहीं होता तो। और अगर स्टेप 3 में अमाउंट जो आ रहा है दैट इज 1,20,000, फिफ्थ केस 1,20,000 इज मोर देन योर स्टेप नंबर देन योर स्टेप नंबर 2 दैट इज योर एक्चुअल रेंट, इस कहने से योर जीएवी। बट इफ अमाउंट एट स्टेप 3 is lower than step 1, then your GAV is step 1। ओए स्टेप 3 कभी भी GAV नहीं बनेगा, स्टेप 3 में तो सिर्फ हम ये प्रूव कर रहे हैं कि वी आर गेटिंग लोअर रेंट ओनली बिकॉज ऑफ, अगर हमने वो प्रूव कर दिया कि वी आर गेटिंग लोअर रेंट ओनली बिकॉज ऑफ, तो हमें गवर्नमेंट रिलीफ देता है। बट अगर समझो तुम्हें लोअर रेंट मिला है, उसका रीजन वैकेंसी तो ही, साथ साथ में और भी कोई रीजन के वजह से आपको लोअर रेंट मिला है, कहने से यू विल नॉट गेट एनी रिलीफ, एंड फिर आपका स्टेप नंबर 1 ही जीएवी हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? सो अब देखो मैं इसको कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर वैकेंसी आया तो आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 में जो अमाउंट होगा उसमें आप वैकेंसी रेंट को ऐड कर दोगे। अच्छा, इफ देर इज नो वैकेंसी तो आपका जीएवी इज वेरी सिंपल, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच एवर इज हायर, एंड इफ देर इज तो क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 यू कंपेयर विथ स्टेप नंबर 1, इफ इट इज मोर देन और इक्वल टू स्टेप नंबर 1 देन योर जीएवी स्टेप नंबर 2। ये समझा फॉर्मूला? ओए रट्टा नहीं मारने का है अपने को। And if step number is less than, then step number 1 is your GAP। हो जिंदा अभी तक? यहां से क्या मिला अपने को, उसमें से क्या माइनस करोगे, क्या मिलेगा फिर, उसमें से क्या माइनस करोगे,
पहला डिडक्शन 24 क्या है 30% ऑफ, सेकेंड डिडक्शन 24 क्या है कितना ड्यू बेसिस पे मिलेगा, बराबर। इतना समझ में आया। पहले जीएवी का स्टेप नंबर 1 क्या होगा, कैसे मिलेगा वो, पहले दो चीजें क्या, विच एवर इज कंपेयर विथ विच एवर इज, क्या मिल गया उसको किसके साथ कंपेयर करो, फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट, और उसमें से क्या माइनस करो, इफ सपोज देर इज नो वेकेंसी तो कैन आई से 1 और 2 विच एवर इज हायर, एंड अगर वेकेंसी तो अपने को स्टेप 3 बनाना पड़ेगा। स्टेप 3 में सिर्फ अपन क्या करना है, ट्राई कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं क्या कि अपने को लोअर रेंट मिला है, एंड उसका एक ही रीजन है क्या, वेकेंसी। मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें, ये लास्ट वाले 2 एग्जांपल्स क्लियर हुए, रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने इधर भले ही उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया कि स्टेप 3 मोर देन और इक्वल टू स्टेप 1, बट ये लॉजिकली समझ में आया है तुम्हें। अब ये किसका फॉर्मेट खत्म हो चुका अपना, नहीं फॉर्मेट एलओपी का खत्म हो गया। अब अपने को कौन सा फॉर्मेट स्टार्ट करना है, एसओपी का फुल फॉर्म क्या है, एसओपी का फुल फॉर्म क्या है, ये प्रॉपर्टी में मतलब आप खुद रह रहे हो, अच्छा आप प्रॉपर्टी में रह रहे हो, क्या उस प्रॉपर्टी का भी आपको म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ेगा, ध्यान से सुनने का, प्रॉपर्टी भाड़े पे जाए या आप खुद रहो, म्युनिसिपल टैक्स तो, प्रॉपर्टी है ना आपके पास, खत्म, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। पहले भेजे में इतना गया, अब मुझे बताओ क्या ये प्रॉपर्टी से कोई रेंट आ रहा है, रेंट। अब गवर्नमेंट ने ना प्रोविजन इतना स्मार्टली बनाया ना, एसओपी का प्रोविजन क्या बनाया कि जो भी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी, बोलो कौन सी, उसका जो नेट एनुअल वैल्यू होगा, क्या 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 क्या, वो हो जाएगा निल। इन्होंने फॉर्मेट स्टार्ट ही एनएवी से किया है। कहां से फॉर्मेट स्टार्ट हुआ, एनएवी से फॉर्मेट स्टार्ट हुआ। अब देखो क्या एसओपी का म्युनिसिपल टैक्स पे होगा, 100% होगा, बट क्या आपको उसका कोई बेनिफिट मिलेगा, आंसर इज नो। क्यों, अरे म्युनिसिपल टैक्स एनएवी के ऊपर आता है, वो कहने से अपना फॉर्मेट स्टार्ट ही एनएवी से हुआ। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, एसओपी का म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट तो होगा, लेकिन उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बचा क्या फिर, एनएवी के बाद बचा क्या, ये फॉर्मेट देखो ना क्या बचा, उसमें भी पहला तो हट जाएगा, क्यों, अरे 30% ऑफ क्या है, और 30% ऑफ एनएवी मतलब क्या, नहीं से अपना ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या अभी, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, इधर एक ही चीज आएगा, डिडक्शन 24 बी इंटरेस्ट ऑन, और ये माइनस करो, अगर इंटरेस्ट नहीं है मतलब लोन नहीं है तो फाइनल आंसर निल, और है तो नेगेटिव। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, कभी भी पॉजिटिव आंसर एसओपी में पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा नेगेटिव आया तो अपने लिए फायदा के नुकसान, अपने लिए तो फायदा ही ना, क्यों फायदा, तो टैक्स कम लगेगा रे, दूसरी इनकम के सामने क्या करने का, सेट ऑफ। बोलो ये समझा, ये हो गया एसओपी का फॉर्मेट। एसओपी में सिर्फ एक ही चीज आती है, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, और अगर लोन नहीं है तो फाइनल आंसर 0 हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया, 0। बोलो इतना समझा। अब सुनो, अब है ना, समझो हर्ष के पास एक प्रॉपर्टी है मुंबई में, जिसमें वो 2-3 महीना रहता है, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। हर्ष के पास दूसरी प्रॉपर्टी है दिल्ली में, उधर भी वो थोड़े टाइम रहता है, दैट इज ऑल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड। हर्ष के पास तीसरी प्रॉपर्टी है गोवा में, वहां पे भी वो 2-3 महीने रहता है, दैट इज ऑल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसके पास चौथी प्रॉपर्टी है बैंगलोर में, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड।
ऐसे करके हर्ष के पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज, और एक जगह पे ले लो प्रॉपर्टी है, पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज क्या रखी है उसने? हर्ष के पास पैसा बहुत है, पैसों की कमी नहीं है उसको। सो हर्ष के पास पैसा बहुत है, वो बोलता है प्रॉपर्टी खरीदूंगा लेकिन भाड़े पे नहीं दूंगा, मेरे को टैक्स वैक्स नहीं भरने का है। सब प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, एसओपी रख रहा है, एसओपी में फाइनल आंसर नील आएगा या फिर नेगेटिव। ए बराबर। सो लोग क्या कर रहे थे, जिन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है वो लोग प्रॉपर्टीज खरीद के रख रहे थे खुद के नाम पे, और जब समझो थोड़ा बहुत लोन भी ले लिया तो इंटरेस्ट आता गया, इंटरेस्ट माइनस करते थे दूसरी इनकम के सामने। सो लोग क्या कर रहे थे, पता है कि एसओपी में कभी भी पॉजिटिव आंसर तो आएगा ही नहीं, लेते जाओ 5-5, 6-6 प्रॉपर्टीज खरीद ली और सब प्रॉपर्टीज को क्या रखना स्टार्ट किया? एसओपी रखना स्टार्ट कर दिया। आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, क्या कि आपको रहने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज चाहिए? लाउडर, छोड़ो हम समझते 2, ऐसा गवर्नमेंट बोल रहा है। 1 नहीं, तुम बोल रहे हो 1, गवर्नमेंट बोल रहा है 2। अगर तुम 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज क्या रखोगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड रखोगे। अगर तुम 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज क्या रखोगे? हम तुम्हें मैक्सिमम 2 ही सेल्फ ऑक्यूपाई रखने देंगे। अगर तुमने 2 से क्या रखी है, हम मान लेंगे कि वो लेट आउट है, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज। क्या डीम्ड मतलब समझ में आता है? अज्यूम, मान लेना। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, बोलो क्या है? ये जो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, क्या ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली में लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट इनकम टैक्स एक्ट उसको क्या मानता है? तो अब ये डीम्ड टू बी लेट आउट में प्रोविजंस कौन से लगेंगे? लेट आउट के। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? यहां पे भी फॉर्मेट क्या होगा? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या माइनस करोगे उसमें से? पेड बाय ओनर। फिर क्या आएगा? NAV। फिर क्या माइनस करोगे? 24 स्टैंडर्ड, 30% ऑफ एंड 24 इंटरेस्ट ऑन तो फाइनल आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। बट अब एक चीज समझो, ये जो DLOP है ये एक्चुअली में क्या है? हम उसको लेट आउट तो ये DLOP का आपने बोला फॉर्मेट सेम एज LOP हो जाएगा। अच्छा, तो DLOP में अपने को क्या निकालना पड़ेगा? GAV। थोड़ा सा दिमाग चलाने का है, जब आप GAV निकालने आएगा क्या नहीं से एक्सपेक्टेड रेंट मिलेगा अपने को? एक्सपेक्टेड रेंट मिलेगा? एक्चुअल रेंट मिलेगा क्या? क्यों? अरे भाई वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम मान रहे कि वो लेट आउट है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि नहीं से होगा क्या पता है? इधर योर GAV इज योर एक्सपेक्टेड रेंट ओनली। कोई स्टेप टू एक्चुअल रेंट आएगा नहीं, डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के हिसाब से रेंट है वही आपका बन जाएगा GAV। क्लियर? अब समझो कि एक पर्सन के पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज है, 4। एक उसने भाड़े पे दिया है, 3 सेल्फ ऑक्यूपाई रखा है, 1 भाड़े पे और 3। तो अभी एक जो भाड़े पे है कहने से उस पे LOP लगेगा। ये 2 प्रॉपर्टीज के ऊपर SOP के और 1 प्रॉपर्टी के ऊपर कहने से ये तीनों प्रोविजंस लगाओ और लास्ट में ये फाइनल आंसर सबके ऐड करो
ये हुआ आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, गया भेजे में। सो ये आपका हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इतना पहले क्लियर है? एक लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, एक लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। ये जो एसओपी है, एसओपी, इसमें आपको क्या माइनस करने मिलता है? लाउडर, ये इंटरेस्ट ऑन लोन अपने लिए फायदा है कि नुकसान? लाउडर, बस ये जो फायदा है ना, दिस बेनिफिट विच यू आर गेटिंग, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, यू कैन डिडक्ट एंड फाइनल आंसर कैन बी नेगेटिव, सो दैट यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स। ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, दिस बेनिफिट इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC। थोड़ा सा याद करो, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में सिखाया था डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का सेक्शन नंबर था 115। पता है मैंने आपको बोला था कुछ बेनिफिट्स आपके हाथ से, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये है बेनिफिट नंबर 1 जो आपके हाथ से छीन लिया गया है। मतलब अगर ये पर्सन, अगर ये इंडिविजुअल है, HUF है कंपनी, अगर ये इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP है और वो लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं डिफॉल्ट स्कीम के अंदर, तो आपका एसओपी का फाइनल आंसर, एसओपी का फाइनल आंसर इज ऑलवेज निल डिफॉल्ट स्कीम में। ओए गलती मत करना, दिस इज नॉट अलाउड अंडर 115 BAC। तो किधर माइनस करने मिलेगा? अंडर ऑप्शनल स्कीम। अच्छा, ऑप्शनल स्कीम में आप इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो, डिफॉल्ट में? एक मिनट, ओए गलती मत करना, डिफॉल्ट में इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, बट दैट इज ओनली इन केस ऑफ एसओपी। एलओपी डीएलओपी में अलाउड। तो एलओपी डीएलओपी में ऑप्शनल हो या डिफॉल्ट, इंटरेस्ट इज अलाउड। एसओपी में इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली अंडर डिफॉल्ट स्कीम में अलाउड। गया भेजे में सिखाऊंगा ना, अभी तक, अभी तो फॉर्मेट सीखा है ना। और कुछ तुम्हें ये समझा? ये जीएवी का कैलकुलेशन समझ में आया? ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हुए नीचे? ये कौन सा सेक्शन करवाया मैंने तुम्हें? क्या है ये? स्टार्ट कहां से किया? एलओपी। एलओपी में पहले क्या निकालेंगे? अब जीएवी कैसे आएगा? तो स्टेप नंबर क्या निकालेंगे? कैसे मिलेगा? 3 चीजों को कंपेयर करके। पहली 2 चीजें एंड फेयर रेंट विचएवर इज कंपेयर विथ विचएवर इज लोअर। एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। स्टेप नंबर 2 माइनस माइनस अनरियलाइज रेंट, मतलब ऐसा रेंट जो मिलने वाला ही नहीं है, मिलने वाला ही नहीं है। अच्छा, अगर समझो वैकेंसी नहीं है तो कहने से 1 और 2 विचएवर इज। अगर वैकेंसी है तो स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप नंबर 3 में कहने से 2 में प्लस वैकेंसी रेंट ऐड करोगे, और वैकेंसी रेंट ऐड करने के बाद चेक करोगे कि क्या आपको जो रेंट मिल रहा है, दैट इज स्टेप नंबर 3, क्या वो मोर देन और इक्वल टू स्टेप नंबर 1 है के? अगर वो मोर देन और इक्वल टू स्टेप नंबर 1 तो स्टेप नंबर 2 इज योर जीएवी, नहीं तो स्टेप नंबर इज योर जीएवी। जीएवी में से पहला खर्चा क्या माइनस करने मिलेगा? पेड बाय। अच्छा, लास्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स अभी पे किया मिलेगा? फ्यूचर का म्युनिसिपल टैक्स अभी पे किया मिलेगा? अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स ड्यू है मिलेगा? टेनेंट ने पे किया मिलेगा? करंट ईयर का मिलेगा पे किया तो? पे कौन करना चाहिए? फिर क्या मिलेगा? फिर आपको क्वेश्चन में समझो रिपेयर, इंश्योरेंस, ये सब खर्चे दिए, वो सब खर्चों को क्या करोगे? उसके बदले में क्या दिया है? कितना है वो? आपका 30% ऑफ एनएवी समझो 4 लाख रुपया आया, और आपके जो एक्चुअल खर्चे वो 5 लाख के हैं, क्या करोगे? एक्चुअल खर्चे 2 लाख के हैं तो एक्चुअल खर्चे हुए ही नहीं है तो अच्छा, फिर और दूसरा खर्चा क्या माइनस करने मिलेगा? 24B, ड्यू बेसिस के पेड बेसिस। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो टैक्स भरोगे, नेगेटिव आया तो सेट ऑफ करोगे, बराबर। एसओपी का फॉर्मेट स्टार्ट कहां से होता है? एनएवी क्या लेना है?
तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील हो गया, बचा क्या? अगर लोन नहीं है तो फाइनल आंसर नील, अगर लोन है तो फाइनल आंसर। बट तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर तुम 115 तो उधर तो आपको कहने से फाइनल आंसर 0 ही लेना है एसओपी का। एंड लास्ट में डीएलओपी मैक्सिमम आप कितनी एसओपी रख सकते हो? अगर आपने 2 से एसओपी रखा तो कहने से उसको डीएलओपी मान लिया जाएगा। अब डीएलओपी का फॉर्मेट क्या हो जाएगा? सेम एज। बट अब तुम्हें समझ में आना चाहिए जो जीएवी है, क्या 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 वो क्या हो जाएगा? क्योंकि उसमें एक्चुअल रेंट का तो कॉन्सेप्ट आएगा ही। गया बेजे में। व्हाट इज मुनिसिपल वैल्यू? इट इज रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एज पर। व्हाट इज फेयर रेंट? रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम locality. And what is standard rent? Rent as per Rent Control Act. Clear? So ये आपका सेक्शन 23 खत्म हुआ। कॉपी करेंगे अभी आप लोग। ये क्वेश्चन है, सॉल्व आपको ही करना है। मैं आपको सिर्फ पहले फॉर्मेट बता देता हूं। लेट आउट के ऊपर क्वेश्चन है। पहले क्या लिखोगे आप? नेम ऑफ असेसी। जो भी क्वेश्चन में असेसी का नाम दिया है वो लिख देने का। फिर आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 पर्टिकुलर्स। एंड सामने आप एक कॉलम बनाओगे अमाउंट के लिए। अब जो मैं आपको सम दे रहा हूं वो लेट आउट का सम है। तो इधर आप स्टार्ट कैसे करोगे? स्टेप नंबर 1 क्या आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। मुझे कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म दिखा तो मैं बुक फाड़ दूंगा। इधर आएगा मुनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, वो सब ए बी, फिर सी इज हायर ऑफ ए और बी, डी ई एक्सपेक्टेड रेंट। फिर स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी वॉज let out, actual rent for the period property was let out minus unrealized rent अगर है तो। फिर अगर वेकेंसी है तो स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 2 प्लस वेकेंसी रेंट, और अगर नहीं है तो फिर स्टेप नंबर 3 आपका जीएवी बन जाएगा, और अगर है तो स्टेप नंबर 4 जीएवी बनेगा माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय। फिर फॉर्मेट आपको याद है बराबर? सब कुछ एकदम प्रॉपर डिटेल में चाहिए मुझे। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी और सब लिखा हुआ। इस फॉर्मेट में अभी आपको सम सॉल्व करना है। एक ही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अपन ने ये फॉर्मेट में पता है अनरियलाइज रेंट माइनस किया। अब इसके लिए है ना एक प्रोविजन बनाया गया है जो है रूल नंबर 4 करके। पता है मैंने आपको डे 1 पे एक्सप्लेन किया था कि हमें इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ना ही है, रूल्स भी पढ़ने हैं। तो उसमें एक रूल है, रूल नंबर, ये रूल 4 में 4 कंडीशन दी है। अगर ये 4 कंडीशन क्या हो जाएगी तो ही आप अनरियलाइज रेंट यहां से माइनस कर सकते हो। वो 4 कंडीशन अभी सिखाना बाकी है। क्वेश्चन में अंदर आएगा कि अनरियलाइज रेंट है, रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो अभी के लिए उतने पार्ट को आप इग्नोर करना बराबर। मुझे क्या चाहिए, अब जब तुम फॉर्मेट बना रहे हो ना, प्लीज आप लोग जो पीछे लिखा है ना वो मत पढ़ो, खुद बनाओ फॉर्मेट। कहीं पे अटको ना तो पीछे जाओ, नहीं तो फिर है ना याद भी नहीं आएगा, फिर अपन याद रख भी नहीं पाएंगे। 2 क्वेश्चंस अपने को अभी सॉल्व करने, फिर ही आपका ब्रेक स्टार्ट होगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1, चलो स्टार्ट। अभी फॉर्मेट तो सिखा है ना मैंने तुम लोगों को। पेज नंबर, अच्छा ये लिखने के लिए तुम्हारा पेज नंबर 5.1, पेज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। असेसी मिस्टर अनिरुद्ध और फिर लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले ऊपर लिख दो मिस्टर अनिरुद्ध,
फिर लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलो स्टार्ट। अब पीछे फॉर्मेट मत देखना, खुद से करो, फॉर्मेट बनाओ। 47,000 फाइनल आंसर है। चलो बाय बाय।